हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम टू द क्राउन सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ठीक है, देखिए कितनी शानदार बात अब्राहम लिंकन जी द्वारा कही गई है कि किसी वृक्ष को काटने के लिए ये कहते हैं कि किसी पेड़ को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए, मैं उन 6 घंटे में पहले के 4 घंटे अपनी धार को तेज करने में लगाऊंगा। कहने का मतलब है कि आप किसी भी वॉर में जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप स्टडी करते हैं या आप स्पोर्ट्स में जाते हैं या आप क्या कहते हैं पुलिस लाइन में जाते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में, डिजिटल में, मतलब जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं, उस लाइन में जाने से पहले आपको पहले अपनी धार तेज करनी होगी। मतलब उसके बारे में पहले आपको समझना होगा कि वहाँ पे है क्या, मतलब कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, तभी आपको उपलब्धियाँ हासिल होंगी। कहने का मतलब है कि यदि आप मान लो यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो पहले आपको देखना होगा यूपीएससी है क्या, यूपीएससी के कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में आपको एनालिसिस करने के बाद फिर आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। मतलब पहले धार तेज करनी है, उसके बाद कुल्हाड़ी चलानी है ताकि पेड़ आसानी से कट जाए। इसी तरह से आपका जो एग्ज़ाम का आप पूरा पैटर्न समझेंगे, तो पैटर्न समझने के बाद में उस एग्ज़ाम को पढ़ने में और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि मैं अगर पेड़ काटूंगा तो पहले के 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा ताकि मैं पेड़ आसानी से काट सकूं। देखिए स्मार्ट स्टडी का तरीका है ये, स्मार्ट स्टडी का जिससे हार्ड वर्क तो क्या होता है, देखिए पूरा हार्ड मतलब बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, बट एग्ज़ाम तो हर किसी का क्वालिफाई नहीं हो रहा ना, तो एग्ज़ाम उन्हीं का क्वालिफाई हो रहा है जो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी है, इन चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, वो क्या तत्व हैं, ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो इस तरह की आपको पूरी तैयारी करने के बाद तब आपको फील्ड में जाना है, तब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो मेंस के और प्रीलिम्स के लिहाज से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे पहले कि एक सेकेंड सॉरी, हाँ ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेंस के लिहाज से अभी क्या हुआ है, जैसे आपको पता है कि केरल में 1 जून को मानसून आ जाता है। तो अभी हाल ही में कुछ एक न्यूज़ आई है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि मानसून की शुरुआत में देरी हो रही है, तो वो क्या है, देरी क्यों है, वो थोड़ा सा देखेंगे हम। ये बेल ऑफ फेथ के बारे में देखेंगे, क्या है, एक ये केरल द्वारा स्टार्ट की गई एक योजना है, बेल है ये, बुजुर्गों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और पीएम केयर फंड है, जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा भी है पहले। अब वो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के लिए है, मतलब बच्चों के लिए है ये, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये देखेंगे डी वोटर क्या होता है, ये संदिग्ध मतदाता क्या होता है, ये डी वोटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही इसके इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, ये इकोवास के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ये टॉपिक, हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे इकोवास। और ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक्स दोनों में आ सकता है टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसके बारे में आज देखेंगे। और जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिहाज से, जैसे एक स्थल है कैली है, ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा अभी हाल ही में आपदा आई थी उत्तराखंड में, आपको जानकारी है इस विषय की, तो थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे, असम में है ये, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे हम, चर्चा में क्यों है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे और एक युवा योजना स्टार्ट की गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, ये मानसून की शुरुआत में देरी क्यों हो रही है और क्या है ये। देखिए चर्चा में क्यों है, चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है, केरल में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, उसके आगमन में देरी हो रही है। अब इसमें क्या कहा गया कि ये जो है 3 जून को पहुंचेगा, आईएमडी द्वारा ये वाली बात कही गई है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, हालांकि एक निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी है, जैसे आईएमडी है ना, ऐसी एक निजी प्राइवेट कंपनी है स्काईमेट। स्काईमेट का कहना है कि केरल में मानसून पहुंच चुका है, स्काईमेट ने ये वाली बात कही है कि केरल में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन आईएमडी का कहना है कि अभी मानसून के पहुंचने में देरी है, 3 जून को पहुंचेगा। आईएमडी द्वारा जो परिभाषित मानक होते हैं उसमें से 2 मानक पूरे हो चुके हैं, इस आधार पर स्काईमेट ने कहा है कि केरल में मानसून पहुंच चुका है। ठीक है, अब वो मानदंड क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। वो मानदंड है कि जैसे पहला जो है उसमें वो ये है कि जो वर्षा करने वाली पछुआ पवनें हैं उनकी न्यूनतम गहराई और गति पर होनी चाहिए।
ठीक है। जो उनकी न्यूनतम गहराई है ना वो गति पर होनी चाहिए, ये वाला मानदंड है पहली बात तो। दूसरा, केरल और तटीय कर्नाटक में कार्यरत, केरल और जो कर्नाटक का तट वाला एरिया ना, कोस्टल एरिया जो वहाँ पे कार्यरत 14 स्टेशनों में से कम 60% स्टेशन पर 10 मई के बाद लगातार 2 दिनों तक 5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा जो है दर्ज की गई है। ये भी मानदंड इस तरह का इसमें आया है, ठीक है। और जो तीसरा है OLR जो होता है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन नामक एक पैरामीटर है, उस पर बादलों को एक निश्चित डिग्री मतलब 200 वाट पर वर्ग मीटर से कम पर दर्शाया गया है। इस तरह के मानदंड में से कोई 2 मानदंड इन्होंने स्काईमेट ने क्या कहते हैं, मतलब इसके निष्कर्ष पे इन्होंने कहा है कि केरल में मानसून पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कारक क्या हैं। इसकी जो शुरुआत होती है ना, इसकी शुरुआत के लिए एक ट्रिगर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्या होता है कि एक तटीय क्षेत्रों की मौसम प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ट्रिगर की आवश्यकता होती है इसके लिए, और जो तटीय क्षेत्रों की मौसम प्रणाली है, जो कोस्टल एरिया होते हैं जैसे केरल का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है, तो इनकी जो मौसम प्रणाली ना वो इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाती है। जैसे पहला क्या है इसमें, एक बंगाल की खाड़ी में ITCZ या डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे मई के लास्ट में और जून के स्टार्ट में वहाँ पे ITCZ, जैसे अभी चक्रवात यास भी आया है, तो चक्रवात यास कैसे ITCZ के बनने से आया है। दूसरा, अरब सागर में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। जो अरब सागर है, गुजरात वाला एरिया जो है, इधर वाला जो पूरा समुद्र है वो अरब सागर है, वहाँ पे भी इसी प्रकार की जो है स्थितियाँ सिचुएशन होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तटीय स्थलीय भागों में मानसून पहुंच जाता है। जब अरब सागर में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ होंगी, जो तटीय स्थलीय भाग होते हैं ना, जैसे गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, तो इसके जो स्थल वाले भाग होते हैं, लैंड होते हैं, वहाँ पे भी मानसून पहुँच जाता है। और जो साइक्लोनिक वर्टेक्स है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, चक्रवातीय भंवर, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि पश्चिमी तट के निकट एक वायुमंडलीय गर्त का निर्माण होता है। पश्चिमी तट, जो ये पश्चिमी तट, ये मुंबई महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये गोवा, केरल, कर्नाटक, ये वाला जो पश्चिमी तट है ना, इसके पास में क्या होता है, एक वायुमंडलीय गर्त का निर्माण होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मानसून की हल्की शुरुआत और धीमी वृद्धि हो सकती है। मतलब शुरुआत तो हल्की होगी, लेकिन जो उसकी वृद्धि होगी, वृद्धि दर बहुत तेज़ होगी, एकदम से बढ़ता चला जाएगा वो मानसून, ठीक है। इस तरह की बात इसमें कही गई है। और जो इसके फैक्ट हैं, वो फैक्ट ये हैं कि आम तौर पर दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में मानसूनी परिघटनाएं जो होती हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। भारत में टोटल 4 मौसमी विभाजनों में से, टोटल 4 मौसमी विभाजन है भारत में, उनमें से जो 2 विभाजन है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून, जो साउथ वाला पश्चिम मानसून यानी केरल, कर्नाटक, और मानसून निवर्तन काल, मतलब मानसून का लौटना जो होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मानसून निवर्तन, ठीक है, इनका प्रभाव रहता है आपस में। तो इस तरह की बात इसमें कही गई है। केरल में मानसून की शुरुआत में जो देरी हुई है, तो इसलिए टॉपिक चर्चा में है, और हमने थोड़ा जाना IMD के बारे में। अब हम अगला टॉपिक हम IMD के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेंस के लिहाज से इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अल नीनो और ला नीना होते हैं ना, ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है कि अल नीनो क्या होता है और ला नीना क्या होता है। तो मेंस के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि भारत पर ला नीना मौसमी परिघटना के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। भारत पर ला नीना मौसमी परिघटना के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। आपको ये क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसमें मेंस में। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये जो है एक एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है ये, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो लोधी रोड, न्यू दिल्ली में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर हैं और 1875 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये वाला जो एरिया है पूरा, ये इसे हम पश्चिमी तटीय एरिया कहते हैं, पश्चिमी तटीय। और जो ये वाला एरिया इसे पूर्वी तटीय एरिया कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरह से ये आता है। तो केरल में पहुंच जाता है ये 1 जून को। देखिए इसमें दिखा भी रखा है कि 1 जून को केरल में पहुंचेगा, ठीक
ठीक है, इस तरह से ये पहुंचता है, फिर यहाँ से ऐसे ये इस तरीके से घूम के ऐसे पहुंचता है ये। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में चर्चा अभी हमने की, और इसमें बताया कि अभी देरी हो रही है, ये 1 जून को पहुंचना चाहिए लेकिन 1 जून को नहीं पहुंच रहा है, 3 जून को पहुंच रहा है, ये बात IMD कह रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है स्काईमेट कह रहा है कि ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो इसलिए टॉपिक चर्चा में था। तो चलिए इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं वो बैल ऑफ फेथ के बारे में देखते हैं कि बैल ऑफ फेथ क्या है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, अभी केरल सरकार ने जो है बुजुर्गों के लिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की है, ग्रामीण बुजुर्गों के लिए। केरल में क्या है, गांव में रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए धर्मघंटी या बैल ऑफ फेथ योजना जो है स्टार्ट की है केरल सरकार द्वारा। इससे पहले जो है यह योजना जो है शहरी परिवारों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। मतलब पहले से ये योजना चल रही है, शहरी परिवार में पहले से चल रही है, लेकिन अब ये जो है ग्रामीण बुजुर्गों के लिए स्टार्ट की गई है। अब ये योजना है क्या, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। बैल ऑफ फेथ योजना क्या है ये? देखिए धर्मघंटी अर्थात बैल ऑफ फेथ योजना केरल की सामुदायिक पुलिसिंग योजना के तहत परिकल्पित एक सुरक्षा योजना है। कहने का मतलब है कि पुलिस सहयोग के द्वारा एक ये योजना चलाई जाएगी, बैल ऑफ फेथ होगी, जो जिसमें आपात स्थिति में, मतलब परेशानी की स्थिति में जो बुजुर्ग हैं वो रिमोट की सहायता से इसका यूज़ करके पड़ोसियों से मदद मांग सकते हैं, या पड़ोसियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं कि मैं इस परेशानी में हूँ, आप प्लीज़ हेल्प करिए, या पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस तरह की योजना की इसमें बात की गई है कि बैल ऑफ फेथ योजना इसका नाम है। क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में, ठीक है। और दूसरा एक इसमें तथ्य लिखा है कि केरल में वर्ष 2018 से, साल 2018 से ये योजना जो है चलाई जा रही है। अब इसमें एक चीज़ और, इस योजना का महत्व क्या है? इसका जो महत्व है, ये योजना जो है बुजुर्गों की भलाई और सुरक्षा के लिए, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक, मतलब पूरे समाज की भागीदारी का एक उदाहरण स्थापित करती है। अब कोविड-19 महामारी के दौरान क्या हुआ है, अपने स्वास्थ्य के प्रति टेंशन में रहते हैं बुजुर्ग लोग, ठीक है। इनके लिए ये योजना जो है बहुत ही सहायक होने वाली है, या हो सकती है, ये चल रही है तो हुई है सहायक। इस तरह की योजना इसमें चलाई जा रही है। अब जो इसमें प्रीलिम्स के लिहाज से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे तथ्य दे सकता है, कथन कारण दे सकता है आपको, तो उसमें पूछ सकता है, इस योजना के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इसका टारगेट पूछ सकता है, क्या टारगेट है इसका, कहाँ चलाई जाती है, किसके लिए चलाई जाती है, इससे लाभ क्या है। इस तरह के टॉपिक ये मेंस में भी जोड़ के पूछ सकता है। और जो इसका मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है इसमें, वो ये बन सकता है कि बुजुर्गों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए और इसके लिए उपाय सुझाइए। इस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में देखेंगे। PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है? अब ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में क्या हुआ है, कोविड से जो प्रभावित बच्चे हैं ना, मतलब कोविड से प्रभावित बच्चे जो हैं उनकी सहायता करने के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना जो है स्टार्ट की गई है। जो कोविड से प्रभावित बच्चे हैं उनकी सहायता करने के लिए। अब इसमें जो पात्रता है, मतलब क्या कारण है कि ये स्टार्ट किया गया है, इसमें क्या हुआ है कि बहुत से बच्चों ने ना अपने या तो माता पिता या दोनों में से कोई एक ऐसे खो दिए हैं कोविड बीमारी में या ऐसे कुछ में, मतलब वो किसी की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, या कोई जिन्होंने अपना बच्चा गोद ले रखा है उन्होंने भी खो दिए अपने माता पिता, ऐसा कुछ। तो उनकी सहायता करने के लिए ये योजना जो है स्टार्ट की गई है कि उनके ऊपर, मतलब उनके ऊपर से उनके पेरेंट्स का हाथ हट चुका है या हट गया है, तो उनकी सहायता करने के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम ये स्टार्ट की गई है। इसमें लिखा है, कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगा, क्या मिलेगा, 18 साल का होने तक हर महीने 28 साल का होने पर 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नज़दीकी स्कूल में एडमिशन फीस और किताबों का खर्च, देखिए ये बात ही इसमें लिखी गई है। दूसरी बात, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा, और जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनको एजुकेशन लोन दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। और एक जो PM केयर फंड में जो नामित बच्चे हैं उन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा, ये बात भी इसमें लिखी है, ठीक है। और इनके जो इन उपायों की आवश्यकता क्यों पड़ी रही है, क्यों आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, जो कोविड-19 महामारी है उसकी जो सेकंड वेव आई है वो बेहतरीन खतरनाक वेव आई हुई है,
ठीक है। इस महामारी से क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों के माता पिता की मृत्यु होने के मामलों में वृद्धि हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है। इनके साथ ही इस बच्चों को गोद लेने की आड़ में जो है तस्करी भी स्टार्ट हो गई। मतलब बच्चों को हम गोद लेंगे, उनकी जो भी उनके पर्सनल रीज़न है कि इस बच्चे को गोद लेने के, तो उससे जो है तस्करी भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह संबंधी मामलों में भी वृद्धि हुई है। तो इसीलिए जो है इस योजना का स्टार्ट किया गया कि बाल विवाह को रोका जाए और तस्करी को रोका जाए, और जो बच्चों को परेशानी हुई है इस कोविड में उनकी सहायता करने के लिए इस तरह की बात पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम में की गई है। ठीक है। इसीलिए ये योजना जो है अभी चर्चा में है और हमने आज इसीलिए इसको डिस्कस किया। पीएम केयर फंड को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे भी टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जैसे ही चर्चा में आएगा हम उसे फिर डिस्कस करेंगे। तो ये पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के बारे में था। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डी वोटर और डाउटफुल वोटर के बारे में देखेंगे कि ये डाउटफुल वोटर क्या होता है, या डी वोटर भी कहते हैं इसे, या संदिग्ध मतदाता भी कहते हैं। ये क्या होता है और ये चर्चा में क्यों है, ये थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि असम के 6 हिरासत केंद्रों में से जो 6 हिरासत केंद्र थे असम के डिटेंशन सेंटर, उनमें से क्या हुआ है असम के 6 हिरासत केंद्रों में से हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी फॉरेनर मणिंद्र दास जो है रिहा कर दिए गए हैं। ठीक है। हाल ही में असम के 6 हिरासत केंद्रों में से एक हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी मणिंद्र दास रिहा कर दिए। अभी जो बाकी 5 हिरासत केंद्रों में लगभग 170 व्यक्ति अभी बंद हैं, उनको भी रिहा किया जाना अभी बाकी है। ठीक है। मणिंद्र दास को साल 2015 में डी वोटर के रूप में इन्होंने जो है पहचाना था या चिन्हित किया था कि ये डी वोटर हैं। ठीक है। बाद में इनके लिए 2019 में एक विदेशी अधिकरण फॉरेनर ट्रिब्यूनल उनके द्वारा एक तरफा निर्णय सुनाते हुए इन्हें विदेशी घोषित कर दिया था। ठीक है। अब ये विदेशी मतलब विदेशी जो घोषित विदेशी होते हैं ये कौन होते हैं, इससे पहले हम देखते हैं डी वोटर कौन होते हैं, डी वोटर क्या है ये। ठीक है। असम में जो एनआरसी होता है ना, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण, इसको तैयार करने के दौरान जिन व्यक्तियों की नागरिकता विवादित पाई जाती है, लगता है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ के नागरिक नहीं है, विवादित पाई जाती है, उन्हें डी वोटर के रूप में जो है वो वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है। इस तरह की बात इसमें कही जाती है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को जब तैयार किया जाता है तो उस दौरान जो लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ का सिटीज़न नहीं है, ठीक, उसे जो है डी वोटर में वर्गीकृत किया जाता है। और इनके लिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 और 2003 है ना, इसमें भी इनके बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अब ये घोषित विदेशी कौन होते हैं, ठीक है, ये जो घोषित विदेशी होते हैं ना, डिक्लेयर्ड फॉरेनर, ये वो व्यक्ति होते हैं जो राज्य पुलिस की सीमा शाखा द्वारा अवैध अप्रवासी के रूप में चिन्हित किए गए हैं। मतलब राज्य पुलिस की सीमा शाखा जो होती है उसके द्वारा अवैध अप्रवासी, मतलब इधर उधर से आए हुए, जैसे वैध प्रवासी तो वो हो गए ना जो पूरा कागज़ पत्तर लेके आए हैं, ये अवैध प्रवासी जो अपना कुछ बताने में ही सक्षम नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, तो वो अवैध अप्रवासी हो गए। ठीक है। रूप में चिन्हित किए जाने पर अपनी नागरिकता का प्रमाण देने में विफल रहते हैं, इसलिए ये विदेशी घोषित हो जाते हैं। ठीक है। घोषित विदेशी हो जाते हैं ये, और इन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित कर दिया जाता है। अब ये फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या होता है, विदेशी अधिकरण क्या होता है, ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है 1964 के तहत एक अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं ये। ठीक है। ये अधिकरण क्या करते हैं, देश में जो अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में निर्धारित करते हैं कि ये वह व्यक्ति विदेशी है या नहीं है। ठीक है। फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या काम करता है, जो देश में अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं ना, उनके बारे में निर्धारण करता है कि ये व्यक्ति जो है विदेशी हैं कि देश के ही हैं। इस तरह की बात ये फॉरेन ट्रिब्यूनल करता है। और इनको विदेशी जो अधिकरण होते हैं इनको स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, जो गृह मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके द्वारा विदेशी अधिकरण 1964 में संशोधन किए जाने के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा ये स्थापित करने के बाद जो विदेशी अधिकरण आदेश 1964 है, इसमें संशोधन किए जाने के बाद सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनको ट्रिब्यूनल स्थापित करने का जो है अधिकार प्रदान किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा।
ठीक है। इससे पहले ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार के पास थीं, लेकिन अब गृह मंत्रालय द्वारा इसमें संशोधन किए जाने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया कि आप ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकते हैं, विदेशी अधिकरण नाम का। अब इसमें अपील करने का अधिकार के बारे में हम देखते हैं, विदेशी अधिकरणों में अपील करने का अधिकार क्या है और किस तरह से होती है। इसमें जो संशोधित आदेश जो है 2019, इसमें सभी व्यक्तियों को अधिकरणों में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मान लो किसी व्यक्ति को इसमें डी वोटर या फिर विदेशी घोषित कर दिया गया तो वो इसमें अपील कर सकता है। इसके पहले केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध, मतलब संदिग्ध का मतलब हो गया अनजान, किसी अनजान या संदिग्ध के खिलाफ इन अधिकरणों में मामला दायर कर सकता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति इसमें अपील करने का उसको अधिकार मिला हुआ है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया डी वोटर के बारे में कि ये डी वोटर कौन होते हैं, जो असम की एनआरसी के दौरान अपने कागज़ पत्र नहीं दे पाते और बता नहीं पाते कि हम देश के ही हैं, उन्हें डी वोटर घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इकोवैस के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, मतलब पश्चिम अफ्रीका देशों का आर्थिक समूह। ये चर्चा में क्यों है, देखिए अभी हाल ही में क्या हो रहा है, जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है ना माली, उसमें एक संकट जारी है। उस संकट को हल करने के लिए पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समूह यानी इकोवैस के द्वारा मध्यस्थता कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम मध्यस्थता कराएंगे और इस संकट को दूर करेंगे। इस तरह की बात इसमें कही गई है इकोवैस में। अब देखिए माली में हो क्या रहा है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, इसका बैकग्राउंड। माली में क्या हो रहा है, 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद माली में अब तक 5 तरह के तख्तापलट हो गए, मतलब 5 बार, कभी सरकार बदल गई, कभी कुछ हो गया, कभी सैन्य शासन, मतलब इस तरह की। जब से 1960 से फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करी है माली ने, उसके बाद से अब तक 5 तख्तापलट इसमें हो चुके हैं। और केवल एक बार, सिर्फ उन 5 में से सिर्फ एक बार ही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का अंतरण हुआ है। मतलब उन 5 तरीकों में से केवल एक बार ही, उन 5 बार में से सिर्फ एक बार ही कि राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है ना, सत्ता गई है, वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, वरना बाकी के 4 बार तो हिंसा ही हुई है। ठीक है, इस तरह की बात इसमें कही गई है कि माली में हो क्या रहा है। अभी जो तख्तापलट है वो 9 महीने पहले क्या हुआ, बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में सरकार विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति जो इब्राहिम बाउकर कीता, इनको सत्ता से हटा दिया गया था। ठीक है, पिछले हफ्ते एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की गई जिसमें 2 प्रमुख सैन्य नेताओं को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद से क्या हुआ, सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया। देखिए ये क्या बात होती है कि अगर सेना वहाँ पे प्रबल हो रही है तो सैन्य नेताओं को अगर शामिल नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति को हिरासत में ले लो, प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लो, ये तो लोकतंत्र नहीं है। तो देखिए इसलिए चर्चा में है टॉपिक, इसमें बात कही गई है। अब हम थोड़ा इकोवास के बारे में देखते हैं, इकोवास क्या होता है। ये पश्चिम अफ्रीका देशों का आर्थिक समूह, पश्चिम अफ्रीका स्थित 15 देशों का एक क्षेत्र राजनयिक और आर्थिक संघ है। ठीक है, ये 15 देशों का एक क्षेत्रीय रीजनल राजनीतिक और आर्थिक संघ है। जो इसकी स्थापना हुई वो 1975 में लागोस की संधि पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करने के बाद हुई। और जो इसका टारगेट है इकोवास का, एक पूर्ण आर्थिक व व्यापारिक संघ का निर्माण करके एक बड़े लेवल पर विस्तृत व्यापार ब्लॉक बनाना तथा अपने सदस्य जो इसके सदस्य देश हैं उनके लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता मतलब कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करना है। ठीक है, इस क्षेत्र में शांति सेना के रूप में भी कार्य करता है। ये जो है इन 15 देशों के क्षेत्र में शांति सेना के रूप में भी कार्य करता है। और यह संपूर्ण महाद्वीप को शामिल करने वाले अफ्रीकी आर्थिक समूह, इनके मुख्य क्षेत्रीय समूहों में से एक माना जाता है। ये बात इकोवास के बारे में थी। और जो इसमें 2 उप क्षेत्रीय ब्लॉक शामिल हैं, कौन कौन से हैं, एक पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ है और दूसरा पश्चिम अफ्रीकी मौद्रिक संघ है। जो पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ है इसमें 8 फ्रेंच भाषी देशों का संगठन है। ये 8 फ्रेंच भाषी देशों का एक संगठन है ये। और जो 2000 में स्थापित हुआ पश्चिम अफ्रीकी मौद्रिक क्षेत्र, इसमें जो है मुख्यतः अंग्रेजी बोलने वाले 6 देश शामिल हैं। ठीक है, ये बात इसमें हुई है। इसमें 2 उप क्षेत्रीय हैं, एक जो है फ्रेंच भाषी है और एक अंग्रेजी बोलने वाले देशों का ये समूह है। ठीक है, 2 उप क्षेत्रीय ब्लॉक शामिल है इसमें।
इसके बाद जो हम अपने अपने अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे वो छोटे टॉपिक हैं प्रीलिम्स के लिहाज से। एक कैली के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये चर्चित स्थल है कैली। क्या है ये कैली? अभी हाल ही में क्या हुआ है, हालिया सरकार जो है विरोधी प्रदर्शनों के बाद कोलंबियाई सेना ने, हालिया सरकार पर जो विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कोलंबियाई सेना ने कैली पर अपना नियंत्रण जो है कड़ा कर दिया है, नियंत्रण अपना बढ़ा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा कैली के बारे में देख लेते हैं। कैली क्या है, कहाँ पर है ये? कैली जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल के हिसाब से कैली कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और कोलंबिया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये देखिए जो कोलंबिया है ना, ये साउथ अमेरिका में है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो कैली है और सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा शहर है ये। पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ एकमात्र कोलंबियाई शहर है। ठीक है, कोलंबिया का बाकी शहर जो है पैसिफिक ओशियन से नहीं जुड़े हुए, लेकिन ये पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ, उसके तट से जुड़ा हुआ एकमात्र प्रमुख कोलंबियाई शहर है। ठीक है, जो कैली है ना, ये कोका नदी के पश्चिम में स्थित कोका घाटी में बसा हुआ है। कैली जो शहर है ये कोका नदी के वेस्ट में कोका घाटी में ये बसा हुआ है। ठीक है, ये कोलंबियाई शहर का है। अब इसमें विरोध का कारण क्या हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अप्रैल में क्या हुआ, कैली और अन्य शहरों में, कैली और जो बाकी के शहर हैं इनमें वेतन पर लगने वाली जो टैक्स की सीमा थी इसमें सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। कैली और उसके आसपास के शहरों में जो सैलरी होती है ना, उस सैलरी पर लगने वाली जो टैक्स की सीमा थी उसमें सुधार करने के लेकर जो है विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। सरकार ने उसमें कहा कि इस कदम को आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाया गया है। मतलब सरकार ने कहा कि जो हमें टैक्स देने में या फिर इस तरह के प्रावधान बनाने में जो भी कठिनाइयां होती हैं उनको कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन कोलंबियाई नागरिकों को इसके परिणामस्वरूप गरीबी में गिर जाने का डर सता रहा था। कोलंबियाई नागरिक कह रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे। हालांकि ये जो टैक्स योजना सरकार ने बनाई थी इसको वापस ले लिया गया, लेकिन सरकार जो है विरोधी भावना ने पुलिस हिंसा, गरीबी और स्वास्थ्य संकट को विरोध प्रदर्शनों में शामिल कर लिया है, इसीलिए ये टॉपिक जो है चर्चा में रहा है कैली। ठीक है, इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऋषिगंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में आपको जानकारी होगी कि उत्तराखंड में एक आपदा आई थी। उससे पहले आपदा वो 2013 में आई थी। अभी हाल ही में फरवरी में एक भूस्खलन हुआ था। उसमें क्या हुआ कि जो झील होती है, ग्लेशियर, हिमनदीय झील, उसके फटने से क्या हुआ, ऋषिगंगा नदी है जो उसमें बाढ़ से आपदा आ गई, बाढ़ आ गई और आपदा की स्थिति बन गई। ये जो है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बहने वाली एक नदी है। ऋषिगंगा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बहने वाली एक नदी है और जो इसका स्रोत है, कहाँ से ये आती है, नंदा देवी पर्वत पर जो उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है, इसका स्रोत है। और जो इसमें दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर है उसका भी जल इसमें मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो नंदा देवी है वो राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और रीनी गांव के पास धौली गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके चर्चा का कारण क्यों है, चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसीलिए है, चमोली में ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियरों में दरारें आने की रिपोर्ट के बाद, अभी जो आपदा आई तो उसके बाद रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि ग्लेशियरों में दरारें आने की रिपोर्ट के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया और कुछ भी गलत नहीं पाया, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक है, इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। देखिए ये इनका एक लोगो जैसा है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये अभी चर्चा में क्यों है ये, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के जो गार्ड हैं ना उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने और उन्हें कमांडो जैसा प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। असम सरकार ने कहा है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के गार्ड हैं उनकी जो मारक क्षमता है, मारने की क्षमता जो है उसे बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया है और उनकी जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसको कमांडो जैसा प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है। और जो ये इसका उद्देश्य है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है,
ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो अवैध शिकार होता है वहाँ पे नेशनल पार्क में, उसको रोकना है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये जो है असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये मैरी कर्जन की सिफारिश पर 1908 में बना और ये उद्यान जो है पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट गोलाघाट और नागांव जिले की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, पूरे विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी का, पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनकी टोटल आबादी का 2/3 जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी इसे मान्यता मिली हुई है। ठीक, इससे जो है काजीरंगा से 4 मेन नदियां होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं वो? ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू, मोरा डिफ्लू और मोरा धनसिरी। ये नदियां काजीरंगा से होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो विटामिन डी के बारे में देखेंगे। विटामिन डी चर्चा में क्यों है ये देखते हैं, और इससे क्या लाभ है ये थोड़ा देखते हैं हम। जो NIMS है ना, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनके डॉक्टरों द्वारा एक अध्ययन से पता चला है कि जो विटामिन डी का हाई लेवल है वो कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को कम करता है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल ही रहा है, चर्चा में रोज ही है, तो विटामिन डी का जो उच्च स्तर है वो कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को कम करता है। और जो संक्रमित रोगी हैं कोविड से, जो जिनको कोविड हो गया है, उनकी मृत्युता काफ़ी कम हो जाती है। मतलब ये वाला विटामिन देने से उनकी मृत्यु दर में कमी आ जाती है। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील एक विटामिन है, जिसका अर्थ है कि यह वसा और तेलों में आसानी से घुल जाती है। मतलब वसा में और तेलों में ये आसानी से घुल जाता है और आपके शरीर में लंबे समय तक ये जो इकट्ठा करके रखा जा सकता है। अगली बात, ये जो है त्वचा पर सूर्य के प्रकाश पड़ने के परिणाम स्वरूप, जब आपकी स्किन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, उसके बाद में ये उत्पन्न होती है और कोलेस्ट्रॉल आधारित अणुओं की एक रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है। जो कोलेस्ट्रॉल की आधारित अणु होते हैं ना, उनकी रासायनिक प्रक्रिया को ये प्रेरित करती है और आपकी स्किन पर जब धूप पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसे यकृत में कैल्सिडियोल और किडनी में इसे कैल्सिट्रियोल के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसकी भूमिका क्या है? भूमिका इसकी ये है कि ये जो है हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। कोशिका झिल्ली जो होती है उसको नुकसान से बचाने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने, ऊतक जो होते हैं ऊतकों के सूजन को रोकने में सहायता करता है। ऊतकों को फाइबर बनाने से रोकने तथा हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकने में सहायक होती है ये। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और जो बड़े होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है। ठीक है, ये बात विटामिन डी के बारे में हमने पढ़ी। आप ध्यान रखना कितने बढ़िया विटामिन है ये। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, वो युवा प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। ये युवा योजना स्टार्ट की गई है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिए, जो युवा लेखक हैं यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, युवा योजना की शुरुआत की है। यह योजना जो है युवा और जो नए लेखक हैं यानी कि 30 साल से कम एज वाले, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है ये। ठीक है, जो नए लेखक हैं और जो 30 साल से कम वाले हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिसमें क्या होगा, पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा, 6 महीने की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का जो है भुगतान किया गया है। और जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट है, NBT। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।